हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोल सेंटर में आपका स्वागत है। आज का सवाल देख लो, बहुत बेहतरीन सवाल है। इतना अच्छा सवाल है कि ये अकेला ही 3 4 5 प्रकार की प्रजातियों को लेकर के बैठा हुआ है। देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आर्ग्यूमेंट यहां पर ले रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखा है। इसके अलावा tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को भी इस सवाल ने अपने अंदर घुसा लिया है। इतना टिपिकल केस है ये, IIT JEE एडवांस के केस है। आप सभी देख सकते हैं। पहले वाले इस केस को तो समझना आसान है। मोड z को z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y करा आपने, मॉड्यूलस ऑफ z निकाल दिया रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। तो एक्चुअल में एक सर्कल आ गया है 0,0 सर्कल के सेंटर का, और 1 इसकी रेडियस हो गई है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो हम यहां पर एक सर्कल बना के दिखा सकते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। r यहां पर रेडियस है जो कि 1 का स्क्वायर है, और सर्कल के सेंटर a और b दोनों के दोनों गायब है, यानी कि 0 है, तो वो 0 इसका सर्कल हो गया, और 1 रेडियस का इसका वैल्यू आ गई। 1 रेडियस के इसके सर्कल की रेडियस हो गई 0,0, इसका सेंटर हो गया। क्लियर है? इस टर्म को बस यहीं तक ही होल्ड करना है, इसको यहां पर बना करके छोड़ देते हैं ताकि आपको याद रहे 0,0 पर 1 रेडियस का एक सर्कल बनाया है हमने। दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू पाई बाय 4। इस टर्म को ध्यान से देखेंगे आप। z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू पाई बाय 4। पहले इस आर्गुमेंट के फिनोमेना को पढ़ते हैं, z माइनस z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2। ध्यान से देखिएगा, z1 अपॉन z2 होता है तो उन दोनों को माइनस कर दिया जाता है, इक्वल्स टू पाई बाय 4 भी लिखेंगे। लेकिन अब z1 और z2 की वैल्यू यहां से रख देते हैं। आर्गुमेंट ऑफ आपने z1 की वैल्यू रखी है x प्लस आयोटा y माइनस 9 माइनस 5 आयोटा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू रखो x प्लस आयोटा y माइनस 3 माइनस 5 आयोटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। ठीक बेटे, अब इसे ध्यान से देखते हैं। x माइनस 9 प्लस आयोटा y माइनस का 5 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 3 प्लस आयोटा y माइनस का 5 इक्वल्स टू पाई बाय 4। ये एक केस यहां पर बना। अगर आपको आर्ग्यूमेंट निकालना ना आता हो तो मैं बता देता हूं। आर्ग्यूमेंट ऑफ अगर x प्लस आयोटा y आपको लिखना है तो आप किस प्रकार से लिखते हो? आप बोलते हो tan इनवर्स y अपॉन x। सर, इसका आर्ग्यूमेंट है, ये आपको टर्म पता होनी चाहिए। इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया? इसका आर्ग्यूमेंट हो गया tan इनवर्स y माइनस 5 अपॉन x माइनस 9 माइनस tan इनवर्स y माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू पाई बाय 4। ये दो केस आपके सामने बने। इसके अलावा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला जो कि क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, दैट इज, मैं उसे लिख देता हूं आपके सामने, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। क्लियर है बेटे? हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट हिट लगा करके यहां पर अप्लाई कर देते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इस फॉर्मूले को हमने यहां पर और यहां पर अप्लाई कर दिया। tan इनवर्स y माइनस 5 अपॉन x माइनस 9 a माइनस b, y माइनस 5 अपॉन a माइनस अपॉन 1 प्लस ab, y माइनस 5 अपॉन x माइनस 9 इंटू y माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू पाई बाय 4। ध्यान रहे ये tan इनवर्स है। tan इनवर्स की एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। अगर tan इनवर्स कैपिटल X इक्वल्स टू k है तो x की वैल्यू यहां से जो आएगी वो आएगी 10k। इसका मतलब यहां पर जो इनवर्स वाली टर्म है उसे आप इधर लेके चले जाएंगे, इसका मतलब वो आपके सामने आएगी 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 क्या होता है? 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री की वैल्यू सबको पता है 1 होती है। तो ये वाली टर्म हो गई 1, मतलब यहां से आप इस वाली टर्म को गायब कर सकते हैं, इस वाली टर्म को गायब कर सकते हैं, इस वाली को गायब कर सकते हैं, इस वाली को सबको इक्वल करके क्या लिख देंगे? 1। ठीक बेटे, यहां पर आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। इस वाली टर्म की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? y माइनस 5 x माइनस 3 माइनस y माइनस 5 x माइनस 9 इक्वल्स टू x माइनस 9। ध्यान से देखना बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा x माइनस 9 x माइनस 3 प्लस
y माइनस 5 और y माइनस 5, दो टर्म आपके सामने बनती हुई दिखाई दी। अब इन सभी टर्म को ऊपर वालियों की हमें आवश्यकता नहीं है, उसको हटा देते हैं। मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई। अब आप सोच रहे होंगे बेटे नीचे वाली टर्म कहां गई, देखो इसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला एलसीएम सेम आने वाला है, मतलब वो कट जाएगा, ठीक है। एक्स वाई माइनस का 3y माइनस का 5x प्लस का 15 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स वाई माइनस का 9y माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 45 इक्वल्स टू, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 3x 9 3 जा 27 प्लस का 27 प्लस, अरे बाप रे ये वाली टर्म तो दिखाई भी नहीं दे रही, कैसे होगा? इस वाली टर्म के इक्वल्स टू को यहां सॉल्व कर ले बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 27 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का 5y। देखो ये बेटा y माइनस 5 लिखा हुआ है, तो एक बार तो माइनस का 5y, एक बार ये वाले का माइनस 5y, एक बार 5 पंजे 25 माइनस माइनस प्लस का 25, ठीक। ये वाली टर्म आपके सामने बनती हुई नजर आई। इस टर्म को यहां से गायब कर देते हैं, अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, ठीक। इस वाली टर्म को ऊपर लिख लो दोबारा से, एक्स वाई माइनस का 3y माइनस का 5x प्लस का 15 माइनस का एक्स वाई। बेटे ये माइनस का साइन देखो अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये वाला साइन बदलेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, माइनस का, प्लस का 9y प्लस का 5x प्लस का माइनस का 45 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 3 12x प्लस 27 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5 5 10y प्लस का 25। ये इक्वेशन ध्यान रखना, एग्जाम में बनाने में उतना समय नहीं लगेगा जितना हमें बन रहा है, क्योंकि हमें बताना भी पड़ रहा है, इसी वजह से लग रहा है। अगर सोल्व करें तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 5x से 5x कट गया, 9 में से 3y गए तो कितने बचे 6y, 15 माइनस 45 कितना बचा माइनस का 30 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10y। इन दोनों टर्म को प्लस वाली भी जोड़ देते हैं, 25 दूनी 50 और 2 52, ठीक। अब इस वाली टर्म को भी उधर ही लेके चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10y। बेटे इस 6y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा, यानी कि माइनस का 10y और माइनस का 6y कितना हो गया माइनस का 16y। ध्यान से देखो ये 6y है, इसे इधर लेके गए तो माइनस का 6y हो गया, माइनस 6y और माइनस 10y कितना आ गया माइनस का 16y, माइनस का 16y प्लस का 52 और ये 30 को भी इधर ले जाओ प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ये इतनी बड़ी इक्वेशन आपके सामने बनती हुई नजर आ रही है। अब तक आपको बहुत अच्छी खासी मात्रा में कंफ्यूजन शायद हो गई हो, अगर नहीं हुई है तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि आप काफी अच्छे दिमाग के बच्चे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y। अब ये 52 प्लस 30 कितना हो रहा है 50 30 80 तो 82। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2b क्या है 2 छिक्का 12 6 है, तो यहां पर क्या होना चाहिए एक्चुअल में 36 जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या जुड़ा होना चाहिए इसे चेक कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 8 16, यहां पर कितना जुड़ा होना चाहिए 64, तो इस जगह पर 64 जुड़ा होना चाहिए। रियल में इस जगह पर 64 36 कितना हो गया ये कुल मिलाकर के 64 और 36 64 6 70 और 30 100, तो 100 में 82 कितना ज्यादा है 18, तो आपने इस तरफ 18 फालतू ले रखा है, इसका मतलब इस 18 को दूसरी तरफ 18 को शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? देखो बेटे 82 था, हमको कितना चाहिए था कुल मिला के 100, आपने 100 ले लिया, आपने 18 इधर दे दिया तो 18 इधर भी दे दिया, हो गया खत्म।
तो यहाँ पर x माइनस 6 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये y माइनस 8 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये 18 बन रहा है 3√2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो इस सवाल को, ये आज तक का सबसे बेहतरीन सवाल होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमने कराया है। ये भी एक सर्कल बन चुका है, इस सर्कल की इक्वेशन बनाते हैं जल्दी से। ध्यान से देखो बेटा, ये सर्कल की इक्वेशन कैसे पता चली, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3√2। अब आपने एक सर्कल बना दिया। लो, एक सर्कल तो बेटा यही था, आपको याद होना चाहिए 0,0 पर कितना 1, ठीक, ये था। दूसरा सर्कल बना x पर 6 y पर 8, x पर 6 बना देते हैं, 1 2 सॉरी एक तो ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो यहां बना लेते हैं। यहां पर 3√2 का एक सर्कल, कितने का 3√2 का एक सर्कल सर्कल बन गया। अब इस सवाल में सोचने वाला विषय तो यहां से शुरू होगा। अब तक तो एंजॉय चल रहा था, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन ध्यान दो, उसने क्या बोला, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, इन दोनों की मिनिमम दूरी तो ये है मिनिमम दूरी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए आपको पहले इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी तो निकालनी पड़ेगी। वो वुड बी द सेंटर डिस्टेंस। एक का सेंटर है 0,0, दूसरे का डिस्टेंस है 6,8। क्लास 10th का फॉर्मूला √x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, आपका डिस्टेंस आ गया दोनों के सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर, 36 + 64 यानी कि ये आ गई 10। कितनी आ गई 10। दोनों के सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी कितनी आ गई, 10। क्लियर था, सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी कितनी आ गई 10। 10 में से एक इसने घटा दिया, 3√2 इसने घटा दिया, तो 10 - 1 - 3√2 यानी कि 9 - 3√2, ये इस डिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू है, ये इस डिस्टेंस की आइडियल वैल्यू आ रही है। तो आपके पास डिस्टेंस आ गई, क्या ये आ गई डिस्टेंस, d की वैल्यू आ गई 9 - 3√2। इसके ऑप्शन लिख के दिखाऊंगा मैं आपको, ऑप्शन देखोगे तो आपको और आनंद आएगा। 4 5 3 2 3 कैसा लग रहा है, गजब। 4 - 3 2। अब इसको घटा लो, 9 - 3 × 1.414। √2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटे। ऐसी कंडीशन में अगर नहीं आती तो फिर डिवीजन मेथड लगाओगे एग्जाम में, 2 0 0 करके, 1 1 जा 1 1 पॉइंट, 2 बार 0 उतार दो, 1 और 1 2, 24 चौका 96, 4, समझ में आया। 1.4 तो कम से कम आ ही जाएगा, अगर नहीं आता तो भी। तो 9 माइनस 3 × 3 3 चौक 12 2 हाथ लगाए, 3 3 × 3 और 1 4, 9 में से घटा दिया 4.23, तो कितना आया, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 2 गए 7 और 8 में से 4 गए 4, कट के ठीक आया ना। 3 × 3 3 चौक 12 तो कैरी 1, 3 × 3 और 4, तो 9 में से घटाया है। करा तो ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट करा है, कोई गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं हुई है। 4.77 आ रहा है, तो 4.77 को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रख देते हैं। तो 4.77 वैल्यू आई। अब यहां से ट्रायल होता है दूसरा वाला स्टार्ट, कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद करो क्या वैल्यू दिखाता था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद करो क्या वैल्यू दिखाता था। अगर अंदर 6.2 है तो 6 पर जाएगा कि 7 पर जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू को दिखाता था, नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैल्यू किसकी दिखाएगा, कम वाले की, यानी कि 6.2 है तो 7 पर नहीं जाएगा, 6 पर इसका आंसर आ गया। अगर 4.77 है तो क्या वैल्यू दिखाएगा, 4 या 5, ये मिनिमम वैल्यू ही दिखाता था, यानी कि इसका एक्यूरेट आंसर जो आया है वो आया है 4। क्लियर रहा। तो आई थिंक आज से पहले आपने इतना अच्छा सवाल नहीं देखा होगा। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। तो केस नंबर 132 पर चलते हैं। इफ AB एंड CD आर टू पैरेलल कोर्ड्स, तो पैरेलल कोर्ड्स हैं और
of a circle of mod z equals to r. If z1, z2, z3, z4 are represent ABCD respectively, तो z1, z2 equals to k z3, z4 दे रखा है। कुछ इस प्रकार का केस दे रखा है। एक्चुअल में सवाल लिखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं। mod z equals to r आपने एक सर्कल बना दिया। AB और CD दो पैरेलल कोर्ड्स बना दी AB और CD, ठीक। और बोला है कि इसको Z1 से, इसको Z2 से, इसको Z3 से और इसको Z4 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। ध्यान रहे इसमें हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना सिखाना चाहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर एक डायरेक्शन Z की होती है तो एक डायरेक्शन -Z की दिखाता है सर्कल, ध्यान रहेगा। अगर मान लेते हैं कि ये सर्कल के सेंटर से घूम रहा है, सर्कल के सेंटर से घुमा देते हैं, पूरा घुमाने का तो कोई खैर क्या ही फायदा रहेगा। मान लेते हैं कि ये सर्कल के सेंटर से घूम रहा है किसी एंगल से, मान लेते हैं कि अल्फा एंगल से इधर घूम रहा है और अल्फा एंगल से इधर घूम रहा है, बीटा एंगल से इधर घूम रहा है और बीटा एंगल से इधर घूम रहा है, ठीक। तो एक्चुअल में जेड इधर घूमा, एक बार इधर घूमा, एक बार इधर घूमा और एक बार इधर घूमा, ठीक है बेटे। तो इसको लिखने का तरीका आइडियली तो वही है जैसे आप करा करते थे। ये जैसे लेंथ है तो ये वाली क्या होती है, साथ वाली L cos थीटा, विरोध करने वाली L sin थीटा। तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैसे ही करते हैं। Z सिस cos नहीं, सिस अल्फा, Z1 क्या हो गया, Z सिस अल्फा, ठीक। सिस अल्फा को मैं मोड Z लिख देते हैं, मोड Z e की पावर आयोटा अल्फा, या Z आयोटा अल्फा लिख देते हैं, Z आयोटा अल्फा e की पावर आयोटा अल्फा, ठीक है। अगर Z2 लिखना हो तो Z e की पावर आयोटा अल्फा। लेकिन आप इन दोनों की डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, एक को प्लस में तो एक को माइनस में लो, फिर माइनस का अल्फा। सिमिलर पैटर्न में अगर आपको Z3 लिखना हो, जब ये ऐसे जाएगा तो क्या होगा, माइनस का Z कितना, e की पावर आयोटा बीटा। अगर आपको उधर वाला माइनस में लेना है तो Z4 माइनस Z e की पावर माइनस आयोटा बीटा। क्लियर है बेटे, लिखना बहुत आसान है। हम जैसे कोस्ट अल्फा लिखते थे वैसे ही जब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बहुत आसान है, मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि Z इक्वल्स टू 3 + 4i है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अल्फा घूम रहा है, मान लो एंगल अल्फा घूम रहा है, तो इसकी नई वैल्यू क्या हो गई वो सवाल है। 3 + 4i सिस थीटा या सिस अल्फा। सिस अल्फा में आप क्या करते थे, 3 + 4i कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ये केस इतना जबरदस्त है, ये IIT JEE एडवांस में आया हुआ केस है। इसके ऊपर मैं इसे करा चुका हूं, एक सवाल और कराता हूं अभी, 132 से 135 36 तक ले आएंगे उस सवाल को भी। IIT JEE एडवांस के उस क्वेश्चन को जरूर निकाल के बाहर निकालेंगे कि वो कौन सी खदान में घुमा हुआ है, उस सवाल को जरूर बाहर निकाला जाएगा, ठीक। Z1 Z2 की मल्टीप्लाई कर दो, Z1 Z2 कितना आ रहा है, Z इंटू Z स्क्वायर e की पावर आयोटा अल्फा इंटू e की पावर माइनस आयोटा अल्फा। तो Z स्क्वायर e की पावर आयोटा अल्फा माइनस आयोटा अल्फा, इससे कट गया कितना आ गया Z स्क्वायर। Z3 Z4 भी कितना आ जाएगा, Z स्क्वायर e की पावर आयोटा बीटा इंटू e की पावर माइनस आयोटा बीटा, यानी कि Z स्क्वायर ही इसका भी आंसर आ गया। इसका मतलब Z1 Z2 की वैल्यू कितनी आई, Z स्क्वायर, और K Z स्क्वायर, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, Z स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर, यानी कि आपका डायरेक्ट हिट आंसर जो बन रहा है वो एक्चुअल में 1 ही बन गया। यहां से K की वैल्यू कितनी आ गई, Z स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर, यानी कि 1 ही आपका आंसर निकल करके आ गया। तो ये एक लाइन का सवाल हो गया कि K की वैल्यू क्या थी, K की वैल्यू है 1। चलिए, आई थिंक ये वाला सवाल पिछले वाले से कम तो नहीं है। अगर किसी को एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके निकालना नहीं आता तो फिर वो होगा नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।